एक देश एक विधान एक जैसे अधिकार के बाद अब एक चुनाव पर मंथन होगा। जी हां, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का स्वागत करती हूं। बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा कदम। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का हुआ है गठन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और ये कमेटी तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। और इस कदम के साथ सियासत का आगाज भी हो चुका है, क्योंकि विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया है, सवाल उठाए हैं सरकार के इस कदम पर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का इतिहास और क्या कुछ रहेगा खास। देखिए, पक्ष का तर्क क्या है। एक देश एक चुनाव की हम बात कर रहे हैं, समय और पैसे दोनों की बचत होगी, ये पक्ष का साफ तौर पर कहना है। दूसरी तरफ ज्यादा चुनाव ड्यूटी से हम बच सकेंगे, जनता को ज्यादा टाइम देंगे नेता, ये पक्ष का तर्क है। विपक्ष क्या कह रहा है, स्थानीय मुद्दों को महत्व नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय और बड़े मुद्दे जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे, ये कहना है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम तस्वीरें, ये सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। 12 जनपद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 12 जनपद जो कि पूर्व राष्ट्रपति का आवास है, और ऐसे में जिनको कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ये गाड़ियों का काफिला नहीं, ये विकास की तरफ बढ़ते हुए कदम है। ये कदम उन फैसलों की तरफ बढ़ते हुए हैं जो फैसला अभी केंद्र सरकार ने फिलहाल हाल ही में लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो एक देश एक चुनाव पर लगातार मंथन होगा। पक्ष के तर्क की हम लगातार बात कर रहे हैं, समय और पैसे दोनों की बचत होगी, ये कहना है पक्ष का। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ऐसा करना संघीय ढांचे के खिलाफ है। तो वहीं पक्ष कह रहा है कि जनता को ज्यादा टाइम देंगे नेता, बार बार आचार संहिता लागू नहीं होगी, जबकि विपक्ष कह रहा है स्थानीय मुद्दों को तरजीह नहीं मिलेगी, महत्व नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय और बड़े मुद्दे मिक्स हो जाएंगे, ये उनका कहना है। सुरक्षा बल लगातार तैनाती से बचेंगे, ये पक्ष का तर्क है। विपक्ष कह रहा है एक साथ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या बार बार चुनाव कराना इतना ज्यादा आसान होता है चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए भी? सवाल ये कि जब कदम बेहतरीन उठ रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं समर्थन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सौरभ मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हैं। सौरभ जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। सौरभ जी, इसके पहलू बताइए। देखिए अभी तो हमारे पास खबर आई है जो कि हम दर्शकों को बता रहे हैं, पक्ष के क्या तर्क हैं, विपक्ष के क्या तर्क हैं, लेकिन इसके कानूनी पहलू क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला कानूनी पहलू तो इसका ये होगा कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसके हिसाब से 5 साल का टर्म होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का, और उससे पहले अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके डिफरेंट टर्म्स हो जाते हैं। तो संविधान में संशोधन करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो टर्म्स होंगे उनको आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो सारे कोहेरेंट होके एक टाइम पे एक साथ इलेक्शन करवाया जा सके। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो हमारे देश का संघीय ढांचा है, इस इलेक्शन के आधार पर उसका प्रारूप क्या बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग जो हमारा मैंडेट है उसके हिसाब से सेंटर और स्टेट के बीच आप फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो बहुत सारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, फाइनेंशियल रिलेशन है,
अब इसके बनने के बाद उसका प्रारूप क्या होगा? क्योंकि जो रीजनल पार्टीज का भी आप फियर जो देखें तो वो यही कहते हैं, अभी आपने बताया कि लोकल इश्यूज को रेज नहीं कर पाएंगे, और जो लोकसभा के इलेक्शन होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। जी। स्टेट गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है वो लोकल मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। तो इसमें क्या राष्ट्रीय मुद्दे डोमिनेट कर जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट्स में या जो रीजनल पार्टीज हैं जो ये दावा करती हैं कि हमें स्थानीय लोगों के मुद्दों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है स्टेट इलेक्शंस में। हम्म। तो क्या उन मुद्दों को वो उस तरीके से उठा पाएँगे या नहीं उठा पाएँगे? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। दूसरा इसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल पास करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, तो इस इलेक्शन होने के बाद उनका क्या प्रारूप रहेगा आगे? वो किस तरीके से वो अफ़ेक्टेड होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है। मैं सौरभ जी आपका रुख वापस से करती हूँ। दीपक चौबे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख मैं करूंगी। दीपक, अभी हमने जो ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं जेपी नड्डा की वो दिखाई कि वो किस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनके आवास पर पहुंच गए हैं। वार्तालाप शुरू हो चुका है, लेकिन पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। दीपक। जी बिल्कुल। और इसमें देखिए, इसमें पहलू भी समझना होगा। इसमें अगर बात की जाए तो जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस कमेटी में जो है वो पूर्व सीजीआई होंगे, पूर्व चीफ सेक्रेटरी होंगे, पूर्व चुनाव आयुक्त होंगे। और सबसे बड़ी बात होगी कि देखिए, आज़ादी के बाद भी एक देश एक चुनाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो अगर किसी राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है और वहाँ पे गठबंधन अलग हो जाता है, तो आखिर फिर इसको लेकर क्या रणनीति होगी, इसको कैसे किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, पर अगर एक देश एक चुनाव पे अगर चुनाव होते हैं, तो अगर इस तरीके की ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हमने कई बार ऐसा देखा है कि सरकार किसी और की होती है और बाद में कुछ विधायक पाला बदल देते हैं तो उसका सरकार चली जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी बात ये है पूजा कि जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे कि यूसीसी को लेकर देश की जनता से केंद्र सरकार ने राय मांगी थी, उसको लेकर भी अब इस पर भी देश की जनता से राय मांगा जा सकता है। एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा जा सकता है कि आप अपने सुझाव दीजिए। उसमें जो चुनाव आयोग में काम करते हैं वो रहेंगे, जो वोट देते हैं वो रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार इस कदम को तो महत्वपूर्ण मान रही है, पर इस कदम को उसको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर ये कमेटी बाहर जाती है तो कितने लोगों को खुश कर पाती है अपने बातों से। कि अगर मान लीजिए अगर यूपी हो या बिहार हो, बिहार में अगर जाती है तो नीतीश कुमार से या फिर तेजस्वी यादव से बात करती है तो उनको कितना कन्विंस कर पाती है कि हाँ, अगर एक देश एक चुनाव होता है तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी। उसके बाद देखिए, बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद हो सकता है कि वो बात भी करें मीडिया से। बिल्कुल, ठीक है दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास में, सौरभ जी के पास में जाऊंगी। सौरभ जी, देखिए, हम लगातार बातचीत जब कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक पहलू आ रहा है कि कभी भी कोई योजना लेकर के आई जाती है तो उसमें राष्ट्र का हित और साथ में लाभार्थी यानी कि जो सामने वाले का हित है वो दोनों फोकस में रखा जाता है। यहाँ पर हम विपक्षियों की लगातार जब बात कर रहे हैं, उनके हित को बताना पड़ेगा, लेकिन अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या उनके पास न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, वो विकल्प है? देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर बनती है और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। न्यायालय का दरवाज़ा हमेशा खुला, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप हमेशा होता है। जी। उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या इस चीज़ में है कि जो पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट्स बना रही हैं, उसमें अगर आप देखिए कि सपोज़ करिए कि लोकसभा का इलेक्शन अभी हो रहा है, 2024 में प्रपोज़्ड है, और किसी भी स्टेट का इलेक्शन 2025-26 में हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, वो उन्हीं मुद्दों पे उस सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं। तो वो अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए उनके पास एक बार लोकसभा में मौका मिल जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में जब इलेक्शन होता है, स्टेट इलेक्शन, तो वहाँ भी उनको मौका मिल जाता है कि वो उन मुद्दों को उठा सकें। अब अगर 5-5 साल पे चीज़ें फिक्स हो जाएँगी कि इतने पे हो ही होगा, तो 5 साल बाद ही उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने का मौका मिलेगा, वोटर्स के पास जाने को। तो ये एक बड़ा इश्यू है जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ की बात जो करती हैं, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़, वो उनकी नज़र में ये मौका उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है।
मैं एक और विषय आपसे समझना चाहूंगी सौरभ जी। देखिए, जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मामला बहुत बड़ा है, ये विषय बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को समाहित होना है। अगर मैं कानूनी पेज की बात करूं, राज्यवार कानूनी पेज, कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, कई जो राज्य हैं वो पूर्ण राज्यों का दर्जा मांग रहे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो अपनी विषमताओं से जूझ रहे हैं। अगर हम उनके कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखें तो कितनी विषमता है? देखिए, बहुत ज्यादा विषमता है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये पूरा ये जो डिसीजन लिया गया है ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आप देखिए कि कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, कहीं पे गठबंधन में सरकार चल रही है, कहीं एक सिंगल पार्टी डोमिनेट कर रही है। उसके अलावा अलग अलग स्टेट में भी आप कहीं पे देखेंगे तो विधान परिषद है विधानसभा के साथ, कहीं पे विधान परिषद नहीं है। उसके बाद सीटों का बंटवारा भी अलग अलग है। तो विषमताएं बहुत सारी हैं और जो सेंटर और स्टेट्स का जो रिलेशन है, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, जो फाइनेंशियल रिलेशन है, उसका पूरा फ्रेमवर्क किस तरीके से नया आकार लेगा एक वन नेशन वन इलेक्शन के बाद से, वो निश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और वो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट भी रहेगा, क्योंकि इतने बड़े देश में जहाँ 140 करोड़ की जनता है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है और एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। तो क्या हम वास्तव ठीक में है उस चीज के सौरभ जी, लिए तैयार रोकूंगी हैं? इस समय। देखिए, इस समय हम अपने दर्शकों को ये ताजा तरीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा अभी दिखाया था कि किस तरीके से आवास में दाखिल हो रहे थे। अब वो रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनको कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। एक देश एक चुनाव पर लगातार बातचीत हो रही है। सौरभ जी, अपनी बात को आप पूरा कीजिए। तो जिस तरीके से इतना बड़े देश में इतनी सारी कॉम्प्लेक्स व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद आप देखिए कि हमारे पंचायत चुनाव भी एक त्रिस्तरीय व्यवस्था का एक पार्ट है, वो भी इसके साथ है। तो जी हालांकि उसके बारे में अभी उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ कहीं पर भी, लेकिन क्या आने वाले टाइम पे उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा जी, या उसका क्या प्रारूप रहेगा, वो जब इसकी कमेटी बनी है वो अपने बिल्कुल रिकमेंडेशन लेके आएगी, तब बिल्कुल। मैं पता इसी चलेगा। इसी सवाल पर आ रही थी सौरभ जी कि देखिए, पंचायत चुनावों का हम जिक्र करते हैं, एमसीडी इलेक्शंस का जिक्र करते हैं, इसके अलावा नगर पालिका चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विषमताओं का हिस्सा हैं और उन विषमताओं को कैसे पार पाएगी केंद्र सरकार, ये बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि कहा जा रहा है कि कई सारे कानूनविद इस कमेटी का हिस्सा होंगे, साथ में चुनाव आयोग के कई रिटायर्ड अधिकारी और कई पूर्व अधिकारी भी इस कमेटी का हिस्सा होने वाले हैं। हर लिहाज से कमेटी बेहद खास और दिलचस्प बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन एक और बड़ी खबर है। विपक्ष गोलबंदी कर रहा है। कहां पर कर रहा है? मुंबई में कर रहा है। दलों की तादाद बढ़ गई है, 28 हो गई है। आखिरी दिन है आज बैठक का। INDIA एकजुट हो रहा है। INDIA गठबंधन की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है आज। बैठक से पहले नेताओं ने कराया है फोटो सेशन। तो चुनाव आते आते कितने चेहरे रहेंगे, कितने अलविदा कह जाएंगे, ये तो बात की बात है। फिलहाल तस्वीर में तो कैद हो ही गए। तो बैठक से पहले तमाम नेताओं ने फोटो सेशन कराया है। INDIA गठबंधन मुंबई सेशन का आखिरी दिन आज, और इस सेशन में बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। हालांकि लोगो कल ही रिवील होने वाला था INDIA का, लेकिन वो लोगो रिवील नहीं हुआ और लोगो, संयोजक, समन्वय कमेटी, प्लानिंग कमेटी, इन तमाम पहलुओं पर आज खुलासा हो सकता है। शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। तमाम चेहरों को एक कैमरे की मदद से एक फ्रेम में कैद कर दिया गया है, लेकिन फ्रेम में कैद होना और दिल से कैद होना दोनों अलग बातें होती हैं। कहते हैं जहां मन मिलते हैं वहां पर न चुनौतियां होती हैं और न बहुत ज्यादा सामंजस्य की जरूरत होती है। लेकिन अगर मतभेद हुआ सुलझ जाएगा, मनभेद हुआ तो कैसे सुलझेगा? क्या ये बिखर जाएंगे?
फ्रेम में कितने दिन तक रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि ये घमंडिया गठबंधन है, लेकिन INDIA गठबंधन का कहना कि हम अपने विषयों को तरजीह न देते हुए प्राथमिकता में देश को रखते हुए चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। तो मुंबई में मीटिंग में 28 पार्टियां शामिल हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की मेन पार्टी समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल हो, विपक्षी पार्टी, या फिर बिहार की JDU, तमाम दल शामिल हैं। कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी, सभी दलों के जौहर, सभी दलों के चेहरे ये जो तस्वीर फोटो सेशन हुआ है इसमें नजर आएंगे, लेकिन कब तक साथ रह पाएंगे ये भी सवाल है। सत्ता पक्ष की अगर बात करें, बीजेपी लगातार कह रही है कि तस्वीर तो साथ खिंचा रहे हैं, लेकिन 24 आते आते सभी अलग अलग अपने गाड़ी दौड़ाएंगे। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करना है आज। देखिए, फोटो सेशन के बाद ये क्रम आगे बढ़ेगा और इन तमाम फॉर्मूलों पर चर्चा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गठबंधन का हेड ऑफिस कहाँ हो, उसकी लोकेशन क्या हो, इस पर भी एक समान राय बननी है। लोगों पर समान राय बननी है, विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ताओं पर समान राय बननी है, ताकि ये प्रवक्ता अपने मन को मजबूत करके पूरे गठबंधन की तरफ से बोल पाएं। बहुत जरूरी है कि समन्वय को स्थापित करें जो स्क्रीन पर नजर भी आए। तस्वीरें आपको ताजा तरीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, मुंबई में सभी पहुंचे हुए हैं। यह सियासतदानों और दिग्गजों का जमावड़ा है। विपक्षी कह रहे हैं अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, और सत्ता पक्ष कह रहा है घमंडिया गठबंधन है, ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि राज्यवार जब आप पार्टियों की स्थिति को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो दल इस गठबंधन के अंदर प्रेम के गीत साथ गाते नजर आएंगे, वो असल में राज्यों के अंदर एक दूसरे के धुर विरोधी भी हैं। शुभम जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। शुभम, हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले, तमाम लोग जो हैं नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें कितने दिनों तक चलने वाली हैं? मौजूदा जो स्थिति है वो क्या बयां कर रही है? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, जो तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है इससे हैरान होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गठबंधन की तैयारियां हो रही है। और ये तस्वीरें आपने सवाल उठाया कि कितने दिनों तक, ये 2024 चुनाव तक होंगे। अगर 2024 में ये सारे लोग जीत जाते हैं तो सत्ता का सुखभोग होंगे, या फिर अपने अपने अलग अलग रास्ते हो जाएंगे अगर 24 का चुनाव नतीजे या जो सत्ता में बैठी पार्टी उसके पक्ष में आती है। तो यहाँ पर समान देखिए विचारधाराओं की लड़ाई नहीं, यहाँ पर है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को जो सत्ता में बैठी है, केंद्र सरकार बैठी है, वहां से उखाड़ कर फेंकना। राज्यों की लड़ाई छोड़ दीजिए, राज्य में हम और आप विरोधी हैं, हमारे आपके बातचीत नहीं बनती है या हमारे विचारधारा नहीं मिलते, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन अब असली जो लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई है, केंद्र की लड़ाई है। देखिए जिस तरह से विपक्ष एकजुट इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार उनकी आवाज को दबाया जाता है। ईडी और सीबीआई के जो चीजें होती हैं उन पर इनका विपक्ष का मानना है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, और भी चीजें हैं, और भी मसले हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर विपक्ष जो है एकजुट हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ। विपक्ष 2019 में भी इकट्ठा हुआ था, लेकिन 7 चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन अब 2024 में कुछ ही महीने रह चुके हैं 2023 जाने को, तो ऐसे में अभी से एक साथ आएंगे, अभी से अपनी बातों को रखेंगे, अभी अपनी विचारधाराओं को बदलेंगे, या जो उनका टारगेट है या जो उनकी मंशा है उसे अपने लेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। इसी वजह से ये मीटिंग का दौर जो है वो शुरू हुआ है। बिल्कुल, ये दौर शुरू हुआ है, और शुभम, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पार्टियों को इस गठबंधन में कुछ हद तक तो अपना हित नजर आ ही रहा है,
क्योंकि पटना में अगर ऐसा ना होता तो पटना में जो 16 दल थे उनकी तादाद मुंबई पहुंचते पहुंचते 28 ना हो जाती। बिल्कुल, देखिए तमाम जो विपक्षी दल है जो है बीजेपी के साथ जो एनडीए के साथ आहत है, उन सभी को फोन करके आह्वान किया गया है कि आप हमारे साथ आइए, एक लड़ाई लड़ते हैं, 24 में चुनाव है, एक साथ लड़ेंगे तो शायद फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अकेले बीजेपी की लहर में पिछले कुछ 2 चुनाव में अगर हम बात करें 2014 लोकसभा चुनाव की, 2019 चुनाव की, उसके अलावा कई राज्यों के जो चुनाव, उसमें देखिए हम सुपड़ा साफ होते हुए दिखा रहे थे, कई बड़े बड़े पार्टियों की धाराशाही होते हुए देखे। लेकिन अब पिछले 1-2 सालों में तस्वीरें बदली हैं, तो ऐसे में लोगों को, जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, उनको यह आश्वासन दिया गया, उनको यह एहसास हो चुका है कि शायद अब वक्त बदलाव का आ चुका है, शायद हमें आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, अपनी विचारधाराओं को रखना शुभम, चाहिए। एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए था। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि लोगो शायद आज लॉन्च ना हो, इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा, अभी मीटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगो जो है कल ही जारी होना था, लेकिन कल नहीं हो पाया। तो आज अगर नहीं होता तो शायद ये अगली मीटिंग में जारी किया जा सकता है या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिली है कि 3:30 बजे शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कुछ बातें रखी जा सकती है। लेकिन लोगों को लेकर जो इंडिया का लोगो है उसमें तमाम जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी है तो उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इससे बदला जाए या कुछ अलग अट्रैक्टिव किया जाए ताकि लोगों के दिल और दिमाग में बैठा जाए। इसी वजह से शायद अगर आज होता है तो ठीक है, लेकिन 3:30 बजे तस्वीरें साफ हो जाएगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तमाम बड़े चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक लोगों पर एक राय नहीं बना पा रहे हैं समन्वय कमेटी और संयोजक, बहुत दूर की बात है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने।